करें शुरू। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है पीडियाट्रिक। लास्ट बार हमने डेमो क्लास पढ़ा था और डेमो क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो पीडियाट्रिक है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, छोटे बच्चों की स्टडी करते हैं। क्लियर? तो छोटे बच्चों की जो हम स्टडी करते हैं उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ये दोनों एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। क्लियर? एक दूसरे से क्या ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, एनी आइडिया? कोई आइडिया है किसी को? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। हाँ, तो देखो ये जो पीडियाट्रिक है इसमें डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है इसका इंट्रोडक्शन से। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या रहता है? द वर्ड पीडियाट्रिक is derived from Greek word। तो ये जो एक आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वो यहाँ से बनता है कि ये जो पीडियाट्रिक है, ये जो पीडियाट्रिक का वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड का मतलब होता है वी कांट चेंज, इसका मतलब होता है नेवर चेंज। ये कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा बात है ये जो पीडियाट्रिक का वर्ड है ये 3 वर्ड से लिया गया है। और ये जो 3 वर्ड है वो कौन कौन से? एक जो वर्ड रहता है हमारा वो कौन सा रहता है? पीडिया। तो एक जो वर्ड है वो कौन सा है? पीडिया। ये जो फॉरेन की बुक्स है उसमें जो आपका शुरू होता है वो होता है PAEDIA, पीडिया। दूसरा वर्ड जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आइएट्रिक। और तीसरा वर्ड जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें आइस। तो ये बन गया हमारा पीडियाट्रिक्स। क्लियर? तो इस पीडिया का मतलब क्या होता है? पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। दूसरा वर्ड आइएट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट। और आइस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये आ गया ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। विजिबल है वर्ड, ज्यादा स्मॉल तो नहीं है। तो पीडिया का मतलब क्या रहता है? चाइल्ड और चिल्ड्रन। आइएट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। और आइस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? ये तो हमने बात किया इंट्रोडक्शन का। अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? अब इसी से हमने डेफिनेशन बनाना है। क्लियर? तो ये जो इंट्रोडक्शन था इसके बाद हम बात करें इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, क्या इसका डेफिनेशन रहने वाला है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो बनता है पीडियाट्रिक इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with चिल्ड्रन। किसके साथ डील करता है? चिल्ड्रन के साथ डील करता है। दैट डील्स विद चिल्ड्रन।
और क्यों करता है? फॉर दी ट्रीटमेंट। क्यों करता है? फॉर दी ट्रीटमेंट, कोमा केयर, कोमा डायग्नोसिस, केयर, कोमा डायग्नोसिस एंड देयर डिजीज कंडीशन and their disease condition। अगर एग्जामिनर पूछे कब तक, अप टू 18 ईयर्स। कब तक स्टडी करते हैं? अप टू 18 ईयर्स। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन है, पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद चिल्ड्रन फॉर द ट्रीटमेंट, केयर, डायग्नोसिस एंड देयर डिजीज कंडीशन। कि उनकी जो डिजीज कंडीशन है, उनका ट्रीटमेंट है, उनकी केयर करना है और उनका डायग्नोज करना है, ये सभी इसमें हम क्या करते हैं? डील्स करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक। अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कैसा क्वेश्चन आता है? वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो कैसा क्वेश्चन आता है? वो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, पीडियाट्रिक इज डील्स, पीडियाट्रिक इज डील्स विद, कि ये जो पीडियाट्रिक है ये डील्स कर रहा है। और किसके साथ डील्स कर रहे हैं? तो अगर ऐसा है, पीडियाट्रिक इज डील्स विद, सेकंड आ रहा है फ्रॉम, और थर्ड आ रहा है अप टू। क्लियर? विद का मतलब होता है साथ, फ्रॉम का मतलब होता है कब, और इसका मतलब होता है कब तक। कि हम किसके साथ डील करते हैं, कहां से डील करते हैं और कहां तक हम डील करेंगे, ये सभी क्या है? पीडियाट्रिक। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहता है कि जब भी हमें ये मिले पीडियाट्रिक, इसका मतलब वो किसके साथ डील करता है? चाइल्ड के साथ डील कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। क्लियर? चाइल्ड के साथ डील करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन बोल रहा है फ्रॉम। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? फ्रॉम। तो फ्रॉम की बात आए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम की बात आए तो कहां तक? फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर ऑफ एज। कहां तक करता है? बर्थ से लेकर जब तक बच्चा 18 ईयर तक का हो जाता है तब तक हम डील करते हैं। किसकी डील करते हैं? पीडियाट्रिक की। क्लियर? फ्रॉम का मतलब होता है बर्थ और अप टू का मतलब होता है 18 ईयर एज। तो जो इंडिया में हम करते हैं, तो ये जो इंडिया है, इस इंडिया में जो हम पीडियाट्रिक की डील करते हैं वो कब तक करते हैं? जब तक बच्चा 18 ईयर्स का होता है। बट फॉरेन कंट्री है, क्लियर, उनमें कहां तक करते हैं? 0 to 16 ईयर। कहां तक करते हैं? 0 to 16 ईयर। अब ये देखो, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो पीडियाट्रिक है ये कहां से डील करती है? बच्चे के बर्थ होने से। अब एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर क्या करता है? आपको यहाँ ऑप्शन देता है, और वो कैसा ऑप्शन देगा? वो ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए दे दिया फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ,
बी ऑप्शन दे दिया फ्रॉम कंसेप्शन टू 18 ईयर एज। सी ऑप्शन दे दिया फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स एज। और डी ऑप्शन दे दिया फ्रॉम बर्थ टू 16 ईयर एज। तो अब क्या ऑप्शन रहेगा आपका कि ये जो पीडियाट्रिक है ये कहाँ तक आप डील करते हो, कहाँ तक आप डील करोगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ गए और यहीं से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो पीडियाट्रिक कहाँ से डील करता है, कंसेप्शन टू बर्थ करता है। दूसरा पूछ रहा है कंसेप्शन टू 18 ईयर एज कर रहा है। तीसरा पूछ रहा है बर्थ से लेकर 18 ईयर। और चौथा पूछ रहा है बर्थ से लेकर 16 ईयर। तो कहाँ तक करता है। देखो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है इनक्लस को छोड़कर वो सभी इंडिया के पूछेंगे। क्लियर। यहाँ पे जो इंडिया में क्वेश्चन पूछती हैं वो सभी इंडिया से रिलेटेड ही पूछती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर का डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सी रहने वाला है। ये आपका राइट आंसर है सी। बट आप कुछ बुक्स पढ़ोगे उसमें क्या दिया होता है, आप टारगेट हाइप या PR यादव पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये मिलेगा फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कभी भी कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर तक जो बच्चा रहता है उसको हम पीडियाट्रिक में डील नहीं करते, बिकॉज कंसेप्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बर्थ का, और बर्थ के बाद आता है 18 ईयर। तो कहने का मतलब कंसेप्शन और बर्थ और 18 ईयर दोनों के बीच में कौन हो रहा है, बच्चे का बर्थ हो रहा है। और इसलिए ये जो हमारा स्टेज आ जाता है वो आ जाता है एंटीनेटल, और फिर वो हम किस में स्टडी करते हैं, गायनेकोलॉजी में। तो दूसरा कंसेप्शन टू बर्थ की अगर बात करें तो ये जो हम स्टडी करते हैं ये करते हैं ओबस्टेटिक में, ओबस्टेटिक में डील करते हैं। पीडियाट्रिक में जो डील करते हैं वो बर्थ से लेकर 18 ईयर तक करते हैं। अगर यहाँ पे आपको 18 ईयर नहीं मिल रहा, अगर आपको 14 ईयर मिल रहा है तो फिर आपका राइट आंसर ये रहेगा। क्लियर। बट आपको मोस्टली एग्जाम में 18 ईयर ही मिलेगा, तो आपने 18 ईयर को टिक करना है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। कोई डाउट है इसमें। ये बात थी इस पीडियाट्री की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वन इस जो पीडियाट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो कैसा पूछा जाता है, वो इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। कि ये जो पीडियाट्रिक है इसका फादर कौन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पीडियाट्रिक है इसका फादर कौन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीडियाट्रिक के फादर की बात करें तो कौन है, डॉक्टर अब्राहम जैकब। तो इस पीडियाट्रिक का जो फादर है वो कौन है, डॉक्टर अब्राहम जैकब इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, ये जो फादर था वो किसका था, USA का। किसका था, USA का था, यानी अमेरिका का था। और नेक्स्ट वन अगर बात करें हम इंडिया का, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि इंडिया का पीडियाट्रिशियन कौन है, तो फिर कौन आएगा, डॉक्टर जियोर्गी कैलो। कौन था, डॉक्टर जियोर्गी कैलो। दिस इज फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिशियन। क्लियर। यहां तक क्लियर सभी को। नेक्स्ट में यहां पर पूछा जाता है कुछ हॉस्पिटल के रिलेटेड, हॉस्पिटल के रिलेटेड पूछा जाता है। और हॉस्पिटल के रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो पूछा जाता है फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड इन। क्या पूछा जाता है, फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल
एस्टाब्लिश्ड इन, कि फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल कहाँ एस्टाब्लिश्ड हुआ, एंड व्हेन और कब हुआ, कि फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल कहाँ एस्टाब्लिश्ड हुआ और कब हुआ। तो फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल की अगर बात करें, हम दोनों ही डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में कब हुआ था और फॉरेन कंट्री में कब हुआ था। एनी आइडिया अबाउट कब हुआ था? कोई आइडिया है? तो 1802 में कहाँ हुआ था? पेरिस। कहाँ हुआ था? पेरिस। ये तो था वर्ल्ड वाइड। ये जो हॉस्पिटल अगर बात करें तो फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वर्ल्ड वाइड कहाँ हुआ था? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? लंदन में। क्लियर? ये फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हुआ था। अगर बात करें, नहीं, फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में पहला हॉस्पिटल नहीं एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट में बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हुआ था मुंबई में। (1928) 1928 मुंबई में आपका जो फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है वो हुआ था एस्टैब्लिश्ड। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है पीडियाट्रिक की डेफिनेशन के बारे में, पीडियाट्रिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और पीडियाट्रिक का हॉस्पिटल कब एस्टैब्लिश हुआ, इस पीडियाट्रिक का फादर कौन है। तो यहीं से आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंपल क्वेश्चन के कारण आपके जो मार्क्स है वो नहीं बन पाते। तो कोई डाउट है इसमें? अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं कि ये जो पीडियाट्रिक है, ये पीडियाट्रिक किसकी डील करती है? ये पीडियाट्रिक डील करती है मेडिकल साइंस। अब ये जो मेडिकल साइंस है, इसमें हमने बात किया कि बच्चे का ट्रीटमेंट है, बच्चे का मेडिसिन है, बच्चे का डायग्नोसिस है, ये सभी हम डिस्कशन करते हैं। एक जो वर्ड आता है वो हमने बात किया कि ये जो पीडियाट्रिक है इसी का एक दूसरा ब्रांच है नर्सिंग। कौन है? नर्सिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या क्या बोलते हैं हम? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्लियर? पीडियाट्रिक नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ का मतलब है बच्चे, हेल्थ का मतलब है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, और उसके बाद हम जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं? नर्सिंग की करते हैं। तो ये जो चाइल्ड हेल्थ है इसका मतलब क्या है? वो पीडियाट्रिक था, वो किसकी ब्रांच थी? मेडिकल साइंस की। ये किसकी है? ब्रांच ऑफ नर्सिंग। ब्रांच ऑफ नर्सिंग that deals with children for providing holistic care to children. Clear? It is branch of nursing that deals with children for providing holistic care to the children. तो चाइल्ड हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? ये नर्सिंग की ब्रांच है और ये क्या करती है? होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है। और किसको करती है? चिल्ड्रन को करती है। क्लियर? अब हम बात करें ये जो होलिस्टिक केयर है, ये जो होलिस्टिक केयर है, इस होलिस्टिक केयर का क्या मतलब होता है? तो इस होलिस्टिक केयर का मतलब होता है होल केयर। क्या मतलब होता है? होल केयर। हम बात करें होलिस्टिक केयर,
तो इस होलिस्टिक केयर का मतलब होता है होल केयर, ये आ गया होलिस्टिक केयर। इस होलिस्टिक केयर का मतलब जो रहता है वो रहता है होल केयर, कि बच्चे को हमने क्या देना है, होल केयर देना। ये आ गया होल केयर। इसी होल केयर का जो मतलब होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर। क्लियर। इसी होल केयर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर। अब होल केयर और कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब रहता है कि बच्चे को हमने ऑल केयर प्रोवाइड करनी है, बच्चे का हम रूटीन केयर कर रहे हैं, बच्चे का हम वाइटल कर रहे हैं, बच्चे को हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी इसमें आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर में। अब एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक केयर। क्या पूछता है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक केयर। इस होलिस्टिक केयर के क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, और कंपोनेंट की अगर बात करें, हमने कल कंपोनेंट पढ़ा था कि क्या क्या इसके कंपोनेंट रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट में जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक केयर। क्या क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं, एनी आइडिया? कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक केयर, कि ये जो होलिस्टिक केयर है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो एक जो कंपोनेंट्स हमने कल पढ़ा था वो कौन सा था, प्रिवेंटिव। एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है प्रमोटिव, तीसरा कंपोनेंट होता है क्यूरेटिव, और चौथा कंपोनेंट होता है रिहैबिलिटेटिव। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव, दीज आर 4 कंपोनेंट। और एग्जामिनर पूछेगा इनमें से एक्सेप्ट, एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक केयर। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक केयर, और यहां पे दे दिया एक्सेप्ट। क्लियर। और एक्सेप्ट दे के यहाँ पे उन्होंने कुछ भी डाल दिया। तो इनके अलावा कोई अगर कंपोनेंट आ रहा है इसका मतलब वो एक्सेप्ट कंपोनेंट है। क्लियर, वो कंपोनेंट इसका नहीं है। तो प्रिवेंटिव में क्या क्या रहेगा, प्रिवेंटिव में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो आता है इम्यूनाइजेशन। ये आ गया इम्यूनाइजेशन। प्रमोटिव का मतलब रहता है प्रमोशन करना, और इसकी एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल है डाइट एंड एक्सरसाइज। क्यूरेटिव का मतलब रहता है उसको क्योर करना, यानी अर्ली इसका डायग्नोज करना और इसका ट्रीटमेंट करना। रिहैबिलिटेटिव का मतलब रहता है रिस्टोरेशन करना। इसका मतलब क्या रहता है, रिस्टोरेशन करना। तो रिहैबिलिटेटिव में क्या आएगा, क्या आएगा रिस्टोरेशन में, रिहैबिलिटेटिव में रिस्टोरेशन बॉडी फंक्शन अप टू नियर नॉर्मल लेवल। क्लियर, रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन अप टू नियर नॉर्मल लेवल। तो ये कौन है, रिहैबिलिटेटिव फंक्शन। तो ये आपका रिहैबिलिटेटिव फंक्शन, कर लो नोट डाउन इसको।
हो गया नोट डाउन? हो गया? अब हम इन कंपोनेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट पढ़ा था वो पढ़ा था प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है? प्रिवेंशन करना। क्या होता है? प्रिवेंशन करना। और कैसे प्रिवेंशन करोगे? आपने देखा होगा किसी चीज को प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक किसी को कोल्ड हो रखा है, फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, मास्क लगा लेते हैं। क्लियर? और दूसरा क्या करते हैं कि कोई भी डिजीज होने का चांसेस रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ले लेते हैं। ऐसे करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ले लिया हमने। क्लियर? तो ये सभी किस में आते हैं, आपके प्रिवेंटिव में आते हैं। हमने प्रोफाइलेक्सिस यूज़ किया, हमने फेस मास्क यूज़ किया, हमने वैक्सीनेशन लगवा लिया, तो ये सभी किस में आते हैं, प्रिवेंशन में आते हैं। और वैक्सीनेशन क्यों लगवाया? अब वैक्सीनेशन जो हमने लगाया ये तो है नहीं कि हमें कोविड हो गया था या हमें ट्यूबरकुलोसिस है या हमें पोलियो है, नहीं होने के बावजूद ही हम क्या करते हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाते हैं। तो ऐसा करते हैं। और वो क्यों करते हैं? वो हम प्रिवेंशन करने के लिए। तो ये जो प्रिवेंशन होता है इसका मतलब रहता है प्रोटेक्शन बिफोर द अक्रेंस ऑफ डिजीज। डिजीज के होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव केयर। और ये जो प्रिवेंटिव केयर होता है ये आता है आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर? ये प्रिवेंटिव किस में आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दूसरा हम बात कर रहे हैं ये जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो इस प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बेटर एग्जांपल है वो कौन है, इम्यूनाइजेशन है। कौन है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। और इसी इम्यूनाइजेशन से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या पूछता है कि ऑल आर वैक्सीनेशन। वो क्या पूछता है, ऑल आर वैक्सीनेशन all are vaccination given to baby immediate after birth, immediate after birth। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे दिया, एक्सेप्ट। अब आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है पोलियो, ऑप्शन बी दे रहा है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी दे रहा है हेपेटाइटिस बी, और ऑप्शन डी दे रहा है मीजल्स। तो बताओ कौन सा एक्सेप्ट आएगा? सभी वैक्सीन हम बच्चे को बर्थ के टाइम देते हैं, एक को छोड़कर। तो क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसका ट्रिक याद रखना। और ट्रिक क्या होता है, BOH। क्या होता है, BOH। ये देखो, अब बताओ इसमें क्या क्या आ रहा है। BOH में आपका BCG आ रहा है, हम BCG देते हैं बच्चों को। उसके बाद सेकेंड वन क्या आ रहा है, ये आ गया आपका BCG। हम BCG दे दिया बच्चे को, तो BCG दे दिया बच्चे को, ये आ गया आपका
बीसीजी जो किसको प्रिवेंट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को। किसको प्रिवेंट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को। ये आ गया आपका बीसीजी। सेकेंड वन कौन सा आ रहा है, ओपी, और ये ओपीवी को प्रिवेंट करता है, पोलियो को। थर्ड वन दे दिया आपको हेपेटाइटिस बी। कौन सा दे दिया, हेपेटाइटिस बी। और लास्ट वन कौन सा है, मीजल्स। तो ये मीजल हम बच्चे को बर्थ पर नहीं देते। अब एग्जामिनर ने क्या किया, इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा। और घुमाकर कैसे पूछा है, उसने वैक्सीनेशन का नाम नहीं पूछा। उस एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया। क्लियर। तो कहने का मतलब है पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी हम बच्चे को बर्थ पर देते हैं, यस और नो। हम ओपीवी बच्चे को बर्थ पर देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी हम बच्चे को बर्थ पर देते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए हम हेपेटाइटिस बी का डोज देते हैं। अब क्या नहीं देते हैं, मिजल नहीं देते। क्या नहीं देते हैं, मिजल। और मिजल कब देते हैं, 9 मंथ पर। कब देते हैं, 9 मंथ पर। क्लियर। और ये एग्जामिनर ने पूछा कि ऑल आर द वैक्सीनेशन गिवन टू बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के जस्ट इमीडिएट हम कौन सी वैक्सीन देंगे। और इसका ट्रिक को याद रखने के लिए BOH, BCG है, ओरल पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है। क्लियर। अब हम बात करेंगे ये जो BCG है, ये BCG क्या है। हमने बात किया BCG, और इसी BCG का एग्जामिनर क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। BCG स्टैंड फॉर BCG। तो क्या होता है BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अब बैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये आ गया बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट। कौन सा है, एसिड फास्ट, जिसको हम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टाइप का बैक्टीरिया रहता है। दूसरा हम बात करें ग्यूरिन का, तो 2 ब्रदर थे। एक था एल्बर्ट ग्यूरिन, और एक था कालमेट ग्यूरिन। दो ब्रदर थे, एल्बर्ट ग्यूरिन और कालमेट ग्यूरिन। इन दोनों ब्रदर ने मिलकर क्या बनाया, आपका BCG वैक्सीनेशन बनाया था। क्या बनाया था, BCG वैक्सीनेशन बनाया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्लियर। और कब बना ये वैक्सीनेशन, कब बना था, 1921 में। और एग्जामिनर पूछता है कि BCG कब बना, 1921 में। तो ये जो BCG का 1921 में क्या हुआ था, डिस्कवरी। और जब इसका डिस्कवरी हुआ तो इनिशियली इस वैक्सीन का जो रूट रहता था वो कैसा था, पर ओरल था। कैसा था, पर ओरल। इस वैक्सीनेशन को ओरल देने लगे। उसके बाद 1965 इसका जो रूट है वो चेंज करके क्या कर दिया, इंट्राडर्मल। क्या कर दिया था, इंट्राडर्मल कर दिया था। और ये जो वैक्सीनेशन है ये डिस्कवर तो कब कहाँ हुई, ये 1921 में, बट कहाँ हुई, वेयर, तो ये हुई थी फ्रांस में। कहाँ हुई थी, फ्रांस में। क्लियर। तो ये है आपका BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अब हम बात करें कि ये जो BCG है, इस BCG का डोज क्या रहता है। तो BCG का डोज रहता है, कितना डोज रहता है इस BCG का, कितना रहता है। अगर बच्चा कब तक है, अप टू 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब है बच्चा कौन है, न्यू बॉर्न है।
बच्चा कौन है, नियोनेट है। तो इसका जो डोज रहता है वो कितना डोज देते हैं, 0.05 ml। और रूट कौन सा रखते हैं, इसका जो रूट रखते हैं वो रखते हैं इंट्राडर्मल। कौन सा रखते हैं, इंट्राडर्मल इसका रूट रखते हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं, इंट्राडर्मल रूट रखने के अलावा ये कहाँ देते हैं, तो वो देते हैं लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म। ये इसका क्या है, साइट है, लेफ्ट अपर आर्म। क्लियर। नेक्स्ट वन है, अगर बच्चा कहाँ है, बच्चा है 1 month to 1 year, या इसको बोलते हैं हम अप टू 1 year। अगर 1 साल का बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है बट 1 month से ऊपर है, तो उसकी जो डोज रहती है वो रहती है 0.1 ml। और रूट कैसा रहता है, इंट्राडर्मल। और कहाँ देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म। ये इसका जो रूट रहता है 0.1 ml देते हैं, यहाँ पे 0.05 ml देते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, उसने दे दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया 0.5 ml, सी ऑप्शन उसने दे दिया 0.5 mg। तो ये कभी भी mg में नहीं होता, ये ऑलवेज किस में होता है, ml में होता है। क्लियर। तो आपका ये भी रॉन्ग रहने वाला है और ये भी रॉन्ग रहने वाला है। राइट आंसर कौन आता है, 0.05 ml। जब तक बच्चा 1 साल से तक 1 महीने से छोटा है तो हम 0.05 देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, और इंट्राडर्मल रहता है। जो इंट्राडर्मल जो रहता है 0.5 नहीं होता, 0.05 होता है। मैंने 0.05 ही पढ़ा है बुक्स में भी। तो हम कितना देते हैं, 0.05 ml। नेक्स्ट वन हम बात करें कि ये जो हम डोज दे रहे हैं 0.05 ml, तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है कि इसकी जो वाइल आती है 1 वाइल, इससे हम कितनी डोज प्रिपरेशन करते हैं। डोज प्रिपरेशन, डोज प्रिपरेशन की कितनी जो डोज है वो हम इससे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो डोज प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं हम 1 वाइल से कितनी, 20 डोज। कितनी, 20 डोज। क्लियर। और 20 डोज प्रिपेयर करने के लिए हम इसमें क्या मिक्स करते हैं, और ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हम इसके अंदर क्या मिक्स करते हैं। तो जो 20 डोज हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या मिक्स करते हैं, डिस्टल वाटर करते हैं, नॉर्मल सलाइन करते हैं, DNS करते हैं, या हम D5 करते हैं। क्या मिक्स करेंगे, नॉर्मल सलाइन। क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन। और नॉर्मल सलाइन भी कौन सी, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है 0.9%। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। NS मिक्स करते हैं, अगर NS का पूछ ले तो आइसोटोनिक, और कौन सी, 0.9%। तो ये देखो आपके सभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही हैं। अब नेक्स्ट वन है कि हाउ मच NS वी डिल्यूशन, जब हम डिल्यूशन करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में हम जो NS है वो उसके अंदर डालते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कितना, 1 ml। कितना, 1 ml। अब देखो 1 ml डालेंगे तो इसकी कितनी डोज बन जाएगी, 20 डोज बन जाएगी। और 20 जो कैसे बनेगी कि हम एक जो इंजेक्शन देते हैं वो 0.05 का देते हैं। दूसरा दिया हमने, कितना दिया, 0.05। अब इसको जोड़ दो, एक ये डोज आ गई, ये 2 डोज हो गया हमारा, तो ये कितना बन गया, 0.1 ml। कितना बन गया, 0.1 ml। अब इस 0.1 ml से हमने 1 ml NS मिलाया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा, 1 ml। कितना बन जाएगा, 1 ml। क्लियर। इसलिए ये हमारी कितनी है, 2 डोज है,
और 1 ml हमने मिक्स किया तो ये टोटल कितनी डोज बन गई हमारी, 20 डोज बन गई। इसलिए डिल्यूशन का पूछे 1 ml NS डालते हैं, 20 डोज उससे प्रिपेयर करते हैं। अगर हमने डोज प्रिपेयर किया और वो डोज प्रिपेयर किया हमारे पास बच्चे इम्यूनाइजेशन के लिए नहीं आए तो हमने उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये रूल होता है। आपने देखा होगा सब सेंटर है या PHC है, वहाँ पे एक डेट डिसाइड किया होता है कि मंडे को हेपेटाइटिस की डोज दी जाएगी, वेडनेसडे को ट्यूबरकुलोसिस की डोज दी जाएगी। ये सभी वहाँ पे डेट डिसाइड करते हैं। तो हमने क्या करना है, 4 to 6 आवर आफ्टर इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 to 6 आवर, और ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सभी। छोटा सा 3 वर्ड है इसमें BCG में और काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, BCG को क्या किया हमने, 4 to 6 आवर आफ्टर हमने क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। अगर हमारे पास डोज लगवाने के लिए 1 पर्सन आया, 2 पर्सन आया, अब ऐसा नहीं है कि हम इसको रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीजर में स्टोर करेंगे, कभी नहीं स्टोर करते, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है कि हम जो BCG दे रहे हैं, इस BCG देने के लिए जो सिरिंज है वो कौन सी यूज करते हैं। तो BCG देने के लिए हम कौन सी जो सिरिंज है उसका यूज करते हैं। तो कौन सी सिरिंज हम यूज करते हैं, तो उस सिरिंज का जो पार्टिकुलर नाम होता है वो होता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। कौन सी सिरिंज यूज करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज करते हैं। और उस ट्यूबरकुलिन सिरिंज का जो नीडल है, उसका जो नीडल है उसका साइज पूछा जाता है कि नीडल का साइज कितना रहता है। तो देखो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लग गया तो वो कहीं नहीं छोड़ेगा। आपको BCG इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप कभी भी उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। आज तक आपने यही पढ़ा था कि BCG एक डोज होता है, वो बच्चे के बर्थ पर लगता है, बट इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा है कभी। तो ये जो नीडल है, इस नीडल का साइज पूछता है एग्जामिनर। तो इस नीडल का जो साइज होता है 26 to 27 गेज। कितना होता है, 26 to 27 गेज। ये नीडल का साइज रहता है BCG लगाने के लिए। आपने इंसुलिन सिरिंज देखा होगा 26 गेज का, वैसा ही ये BCG होता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करें, हमने क्या है BCG दिया। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया, अगर बच्चे की एज 1 साल से ऊपर है तो फिर हम उसको BCG नहीं देते हैं। क्लियर। इफ बेबी इज मोर देन 1 ईयर तो फिर ये जो BCG है वो हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर नहीं देते। क्लियर। तो ये BCG। अब हम बात करें कि हम किसी पर्सन को BCG इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो BCG है, ये BCG किस टाइप का इम्यूनिटी बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितना भी BCG है, हम BCG दे रहे हैं, और BCG कैसा वैक्सीन है, तो BCG क्या है, वैक्सीन। और कैसी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। कैसी है, किल्ड वैक्सीन है। और किल्ड वैक्सीन है। और ये जो वैक्सीनेशन रहती है, ये वैक्सीनेशन कौन होता है, एंटीजन। कौन होता है, एंटीजन। कभी भी ये एंटीबॉडी नहीं होती, ये कौन होता है, एंटीजन होते हैं। और ये जो BCG है, ये BCG क्या है, एक एंटीजन है। और एंटीजन का मतलब है ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा और अंदर जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, और एंटीबॉडी का हमारे इम्यून सिस्टम उसको क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्लियर। अब ये जो BCG है ये किल्ड वैक्सीन है, बट इस BCG का काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्या काम है,
इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो बताइए कौन सी इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा? इम्यूनिटी का मतलब होता है पावर ऑफ बॉडी या डिजीज रेजिस्टिंग कैपेसिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ये रहता है इस इम्यूनिटी का मतलब, कि हमारी बॉडी में डिजीज है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसकी क्या एक कैपेसिटी है। अब ये जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी का काम क्या है? हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करना? स्ट्रॉन्ग करना। अब ये इम्यूनिटी है बीसीजी, ये बीसीजी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। बट बीसीजी क्या है? एक वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन का मतलब क्या था? हमने क्या बात किया था? इम्यूनाइजेशन का। क्या बात किया था? इम्यूनाइजेशन। ये क्या है? इम्यूनाइजेशन है। अब हम बात करें, ये जो इम्यूनाइजेशन है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इम्यूनिटी तो दो टाइप का रहता है। एक जो इम्यूनिटी रहता है वो नेचुरल होता है, एक जो इम्यूनिटी रहता है वो आर्टिफिशियल होता है। अब नेचुरल है और आर्टिफिशियल है, इन दोनों में भी गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी कैसे है कि ये जो इम्यूनिटी है एक होता है इनेट, जो हमें बाय बर्थ मिल जाता है। दूसरा जो इम्यूनिटी है वो कैसा रहता है? हमें एक्वायर्ड, बाहर से लेना पड़ता है। क्लियर? तो हमने बात किया इस इम्यूनिटी का। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी कैसा है? ये इम्यूनिटी दो टाइप का रहता है। एक रहता है इनेट, हम बात करें इस इम्यूनिटी का। तो ये जो इम्यूनिटी है दो टाइप का है। एक जो इम्यूनिटी रहता है वो कैसा रहता है? इनेट। और दूसरा जो इम्यूनिटी रहता है वो कैसा रहता है? एक्वायर्ड। इनेट का मतलब रहता है बाय बर्थ। कैसा मतलब रहता है? बाय बर्थ, कि हमें ये जो इम्यूनिटी है बाय बर्थ मिला। अब बाय बर्थ कैसे मिलता है? अब इनेट की अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो वो आता है रेशियल, दूसरा आता है सेक्स, और तीसरा आता है स्पीसीज। ये इसका बेटर एग्जांपल है। अब इनेट का मतलब बाय बर्थ मिल रहा है। रेशियल, रेशियल का मतलब होता है रेस। अब रेस कैसा कि लाइक एज मैं यहां रह रहा हूं, कुछ जो पर्सन है वो डिफरेंट कंट्री में रह रहे हैं, तो दोनों का इम्यूनिटी डिफरेंट होता है। क्लियर? जैसे निग्रो पर्सन है वो मलेरिया से क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। जो ब्लैक पर्सन होते हैं वो मलेरिया से रेजिस्टेंस रहता है, उनको मलेरिया नहीं होता। दूसरा बात करें सेक्स, मेल एंड फीमेल डिफरेंट इम्यूनिटी होती है। मेल का जो इम्यूनिटी है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, फीमेल का इम्यूनिटी है थोड़ा लेस रहता है, बिकॉज हार्मोनल फंक्शन रहता है वहां पर। तीसरा हम बात करें स्पीसीज का, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कैरीज डिफरेंट एनिमल है, ह्यूमन है, डिफरेंट इम्यूनिटी है। जैसे अल्जेरियन सीप है वो एंथ्रेक्स से रेजिस्टेंस रहता है, उसको एंथ्रेक्स नहीं होता। तो कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रेशियल का डिफरेंट इम्यूनिटी, ये बाय बर्थ मिलता है हमें। जो फादर की इम्यूनिटी है वो बच्चे में जा रही है, वो आगे जा रही है आगे जा रही है, तो इम्यूनिटी वहाँ पर मिल रही है। अगर फादर मदर हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी होगा, फादर मदर डिजीज कंडीशन सफ़र कर रहे थे, बच्चे को डिजीज कंडीशन रहेगा। क्लियर? जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, मदर को है फादर को, तो वो बच्चे में चला जाता है वही। अब सेकंड बात करें हम एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, जिसको हम बोलते हैं गेट। अब प्राप्त कहां से करता है वो प्राप्त कैसे करता है? तो हम बात करें इस एक्वायर्ड का, तो एक्वायर्ड जो आपका इम्यूनिटी रहता है उसका मतलब होता है उसने प्राप्त किया, और कहां प्राप्त किया? उसको बाय बर्थ नहीं मिला, ये इम्यूनिटी उसने बाहर आकर प्राप्त किया। अब कैसे प्राप्त किया? या तो उसने क्या किया, मदर का प्लेसेंटा था उससे ले लिया,
या उसने क्या किया, ये जो मदर है उससे बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है उससे ले लिया। तो ये सभी क्या है, एक्वायर्ड है, उसने कहीं ना कहीं से लिया है, चाहे उसने आर्टिफिशियल लिया है चाहे कैसा भी लिया है। तो इस इम्यूनिटी में जो आपका टाइप रहता है वो दो टाइप रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पैसिव। एक को हम बोलते हैं एक्टिव और एक को हम क्या बोलते हैं, पैसिव। अब एक्टिव का मतलब क्या रहता है, एक्टिव का मतलब रहता है एक्टिवेट होना। आपने देखा होगा दो चीजें होती है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब एक्टिव का मतलब होता है जो खुद बना रहा है, पैसिव का मतलब होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड है। क्लियर। अब खुद कैसे बनाता है, तो ये जो आपका एक्टिव इम्यूनिटी है ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब ये कैसा बन गया, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये दो बन गया आपका। एक बन गया नेचुरल एक्टिव और एक बन गया आर्टिफिशियल एक्टिव। और ये जो पैसिव रहता है आपका, ये भी दो टाइप का रहता है, ये भी आपका नेचुरल होता है और दूसरा आपका आर्टिफिशियल होता है। क्लियर। नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो हम बात करें इस नेचुरल का और हम बात करें इस आर्टिफिशियल का, तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल का और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल का। तो ये जो नेचुरल है, ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, हमने बात की है इस नेचुरल एक्टिव का। नेचुरल एक्टिव, ये जो इम्यूनिटी मिलती है हमें, वो कहां से मिलती है, वो मिलती है डिजीज कंडीशन से, कि हमारी बॉडी में डिजीज कंडीशन हो गया। आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स होता है, और वो चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार होता है, दोबारा नहीं होता। और दोबारा क्यों नहीं होता, बिकॉज उसके अगेंस्ट क्या बन जाती है, हमारी एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो हमने बात किया नेचुरल एक्टिव, तो ये कहां से मिलता है हमें, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन और क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन जब हमें हो गया तो उसे हमें क्या मिलेगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगा। क्लियर। एग्जाम्पल लिख लो, चिकन पॉक्स, क्लियर। सुना होगा आपने छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता बोलते हैं, उल्टा होता है ये। बड़ी माता क्यों बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को, तो कारण होता है कि इसमें जो आपके जो पिंपल्स बनते हैं उसका एरिया कैसा होता है, लार्ज होता है, इसलिए आप उसको बड़ी माता बोलते हो। अब ऐसा मिल गया तो हमारे अंदर क्या बन गया, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन गया, अगेंस्ट ये इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव का। किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव। ये आ गया आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है हम खुद बनाते हैं। एक्टिव का मतलब होता है हम खुद बनाते हैं। ये जो नेचुरल एक्टिव है, यहाँ पे डिजीज कंडीशन हुआ बट हमारी बॉडी ने खुद बनाया, मैंने बाहर से नहीं लिया। मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, जब इन्फेक्शन हुआ तो क्या हुआ, मेरे अंदर एंटीजन एंटर किया और उसी एंटीजन के अगेंस्ट मेरी एंटीबॉडी ने फाइट किया। मैंने बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं लिया, मेरी एंटीबॉडी और मेरा एंटीजन दोनों आपस में फाइट किया। मेरे को फीवर आया, कुछ भी हुआ, बट मैं 2 दिन बाद 3 बार ठीक हो गया। आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब है हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से कैसे लेते हैं, इम्यूनाइजेशन। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है, इम्यूनाइजेशन। तब बताओ बीसीजी है वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल का मतलब रहता है बनावट।
बनी बनाई, मेड, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। क्लियर कि मैं गया हॉस्पिटल में और वहां जाके मैंने क्या लगवाया, इम्यूनाइजेशन किया, और इम्यूनाइजेशन क्या है, एंटीजन है, वैक्सीन है, और वैक्सीन लिया मैंने बॉडी में, मैंने बाहर से लिया वैक्सीन, बने बनाए एंटीजन मैंने बाहर से लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव। अब मैंने बाहर से एंटीजन लिया, जब मैंने बाहर से एंटीजन लिया वो कौन सा है, आर्टिफिशियल है, मैंने बना बनाया हुआ एंटीजन लिया। यहाँ पे जो एंटीजन आया था वो नेचुरल था कि क्लाइमेट, आपका क्लाइमेट में बैक्टीरिया घूम रहा है, वायरस घूम रहा है, मेरी बॉडी में एंटर कर गया, वो नेचुरल है। एंटर करने के बाद उसको ठीक करने के लिए मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, मेरी बॉडी ने खुद प्रिपेयर किया उसके अगेंस्ट। यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल लिया बट मेरी बॉडी ने खुद उसके अगेंस्ट फाइट किया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट, पैसिव। तो यहाँ डाउट क्लियर है, एक्टिव में तो कोई भी इम्यूनाइजेशन हम लेते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल एक्टिव। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल एक्टिव। अब हम बात करेंगे दूसरा साइड, पैसिव इम्यूनिटी वाला। हमने बात किया दूसरी साइड पैसिव, और पैसिव दो टाइप का था। पैसिव कौन सा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल, नेचुरल पैसिव। अब नेचुरल पैसिव का मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब होता है क्लाइमेट, कुदरत। और क्लाइमेट कौन सा, ये जो नेचुरल है ये मैंने कहां से लिया, मदर से लिया। अब मदर क्या करवाती है, मदर करवा रही है ब्रेस्ट फीडिंग, और दूसरा कहां से मिला हमें, प्लेसेंटा से। कहां से मिला, प्लेसेंटा से। तो ब्रेस्ट फीड और प्लेसेंटा दोनों से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी मिलती है, नेचुरल पैसिव मिलती है। कौन सी, नेचुरल पैसिव मिलती है। नेक्स्ट वन हम बात करें इसी का सेकंड पॉइंट, आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव। अब ये एक्टिव क्यों नहीं है, एक्टिव इसलिए नहीं है कि बच्चा क्या ब्रेस्ट फीड कर रहा है, और ब्रेस्ट फीड में ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है आप में, उसमें क्या होती है, IgA होता है। क्या होता है, IgA। और IgA क्या होती है, एंटीबॉडी। ये क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, नॉट एंटीजन, इसलिए ये पैसिव है। ये बच्चे में गई, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बच्चे के अंदर कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं करेगा। ये ऑलरेडी बनी बनाई हुई एंटीबॉडी हम बच्चे को दे रहे हैं। क्लियर, इसलिए कौन सी है, ये पैसिव है। अब यहाँ पे बात करें हम आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल का मतलब है, ये नेचुरल का मतलब रहता है कि हम कोई भी उसको इंजेक्शन नहीं देते, मदर की ब्रेस्ट और मदर का प्लेसेंटा वहां से ये क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब होता है हम उसको क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। और इंजेक्शन कैसा, गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन। हम क्या देते हैं उसको, इंजेक्शन देते हैं, गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसमें क्या देते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर लिख लो, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये आप बेटर लिख लो एग्जांपल के तौर पर, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। काफी इंजेक्शन आते हैं, एम के भी आते हैं, IgG के भी आते हैं, बट मोस्ट हम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, और वो कब देते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी में। कब देते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर, RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये हम क्या देते हैं उसको, इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। क्लियर, तो ये था आपका BCG। अभी BCG कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा BCG पेंडिंग है, वो हम लेटर ऑन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कोई क्वायरी है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो।